हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो टारगेट बेस में हमारा उत्तराखंड का आधुनिक काल चल रहा है, जिसमें ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, ये चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले उस काल में महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम देखने को मिलती है। हालांकि 1925 से पहले का जो काल है वहां पर बहुत कम देखने को मिलती है। उसके बाद में महिलाओं ने भी कुमाऊं में, फिर गढ़वाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी जब उत्तराखंड आए थे उन्होंने जनसभा संबोधित की थी। उसके पश्चात महिलाओं ने और ज्यादा इसमें हिस्सा लिया। मतलब थोड़ा जागरूकता की कमी थी पहले, क्योंकि जागरूकता के पर्याप्त माध्यम नहीं थे। मैं आपको, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, कि केवल एक समाचार पत्र या फिर सभाएं ही ऐसा माध्यम थी जिससे जागरूक किया जा सकता है लोगों को। ठीक है, अब जो घर के व्यक्ति हैं वो तो थोड़ा बाहर निकलते रहते हैं, तो थोड़ा जागरूक होते हुए धीरे धीरे उन्हें इन सब चीजों का आभास हो गया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज उन्हें उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब महिलाओं को भी ऐसी चीजों का आभास हुआ तो महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में उतर आई और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। तो इसी क्रम में जो नगर पालिका की घटना हुई थी, अल्मोड़ा नगर पालिका घटना, अल्मोड़ा नगर पालिका घटना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कब हुई थी। 26 मई 1930 को। 26 मई 1930, मतलब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान मोहन जोशी इनके नेतृत्व में कुमाऊं में जो नगर पालिका थी वहां पर झंडा फहराने का प्रयास किया गया था। ठीक है, हालांकि प्रयास सफल भी रहा। और उसके पश्चात महिलाओं ने भी विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में वहां पर झंडा फहराया था। ठीक है, महिलाओं ने भी यहाँ पर विष्णी देवी शाह जो थी उनके नेतृत्व में झंडा फहराया था। जबकि उस दौरान अल्मोड़ा में धारा 144 लागू थी। ठीक है, उस दौरान अल्मोड़ा में धारा 144 लागू थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं आ सकता था। जो आएगा पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें होने के बावजूद भी इन्होंने नगर पालिका भवन में झंडा फहराया था। ठीक है, विष्णी देवी शाह, सबको मैंने बागेश्वर जिले में पढ़ाया था। विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में झंडा फहराया। ठीक है, देखो इस दौरान कुछ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें विष्णु देवी शाह थी। इसके अलावा बच्ची देवी। ठीक है, बच्ची देवी ने गिरफ्तार किया गया था। और भागीरथी देवी, रेवती देवी, भागीरथी देवी, रेवती देवी, इन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और साथ ही जो कुंती वर्मा है, कुंती वर्मा, इन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, पकड़ने का आदेश जारी। तो ये प्रश्न एक बार बना हुआ था कि अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराने में किसने नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया था विष्णु देवी शाह ने। और दूसरा प्रश्न ये भी बना हुआ है कि नगर पालिका घटना के लिए किस महिला के संबंध में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। कौन है, कुंती वर्मा। ठीक है, कुंती वर्मा थी, इनके बारे इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश इस दौरान जारी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखो 20 नवंबर 1932 को पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन का आयोजन हुआ था अल्मोड़ा में। महिला सुधार सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने की थी,
आज भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लिखने वाला है, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? दुर्गा देवी पंत ने। दुर्गा देवी पंत ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है। साथ ही देखो इसके अलावा जनवरी 1931, जनवरी 1931 बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बागेश्वर में महिला सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। कब हुआ था? जनवरी 1931 में, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। और इसमें विदेशी कपड़ों के साथ साथ नशीले पदार्थों का भी विरोध किया गया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक है, नशीले पदार्थों का विरोध, विरोध किया गया था। और खादी के प्रचार का निर्णय लिया गया था, तथा खादी के प्रचार का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, नशीले पदार्थों का विरोध। उत्तराखंड में देखो जितने भी आपको महिला आंदोलन मिलेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं जो नशे के विरुद्ध आंदोलन है वो सर्वाधिक आपको दिखेगा। क्योंकि जो नशा है ना, इससे ज्यादातर प्रताड़ित कौन नहीं है? नशा करते पुरुष हैं, मतलब पहले से ही जो चला आ रहा है। लेकिन उससे प्रताड़ित कौन होती हैं? महिलाएं, ठीक है। उनके साथ हिंसा की घटनाएं इससे ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको मिलेगा कि जो महिलाएं हैं वो नशीले पदार्थों का विरोध करते हुए, या फिर कहीं ना कहीं जो नशा मुक्ति आंदोलन है वहां पर महिलाएं आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। इस दौरान देखो, इसी सभा के दौरान जो मंगला देवी हैं, जयंती देवी हैं, भागीरथी और अन्य महिलाओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सब महिलाओं को गिरफ्तार यहाँ पर भी कर लिया गया, पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। तो मतलब यहाँ पर विरोध का निर्णय लिया गया, और विरोध जब शुरू किया इन्होंने, तो यहाँ पर पुनः इन्होंने गिरफ्तारियां दी, यानी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो, सरला बहन ने कौशाम्बी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। जो कि कौन थी? ये थी गांधी जी की विदेशी शिष्या थी एक, ठीक है। और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया था। और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कि सरला बहन कौन थी? ये थी गांधी जी की विदेशी शिष्या। गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, ठीक है, विदेशी शिष्या। मूल नाम क्या था? कैथरीन हाइलमन। ये था इनका मूल नाम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की थी? ये की थी 1941 में। कभी आपसे सन भी पूछ सकता है कब की थी? 1941 में। कहाँ की थी? कौसानी में। और महिलाओं को उसके माध्यम से आंदोलन के लिए तैयार किया था, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या था? कैथरीन हाइलमन। इसी दौरान देखो, एक महिला थी तुलसी देवी। तुलसी देवी, जो कि कहां पर? पिथौरागढ़ में कार्य कर रही थी, ठीक है, पिथौरागढ़ में कार्य कर रही थी। हालांकि अल्मोड़ा की थी मूल रूप से रहने वाली, लेकिन उन्होंने पिथौरागढ़ में, जो सरला बहन थी, इनसे प्रेरित होकर पिथौरागढ़ में क्या किया इन्होंने? जो निराश्रित महिलाएं, मतलब जो किसी पर आश्रित नहीं है, ठीक है, जो किसी पर आश्रित नहीं है, यानी कि मतलब एक हिसाब से समझ लो जिनका कोई नहीं है, ऐसी जो अकेली महिलाएं हैं, उनको रोजगार दिलाने के उद्देश्य से, ठीक है, इन्होंने उसकी पहल की थी। और कताई बुनाई का कार्य शुरू किया था, उन्होंने सिखाने का कार्य भी किया था, ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर हो सके, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया था। और साथ ही इन्होंने एक नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। ये इनका एक नारा भी था। ये पहले पूछा गया कि किसने ये नारा दिया था। अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में ही ये प्रश्न आया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तुलसी देवी जो है, ये पिथौरागढ़ में इन्होंने क्या किया?
सरला बहन से प्रेरित होकर निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। ठीक है, पिथौरागढ़ में सरला बहन से प्रेरित होकर निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। ठीक है, नारा कौन सा दिया इन्होंने? नारा रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है, रो नहीं आगे बढ़ो, ये नारा भी पूछा गया था कि किसने दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? किसने दिया था? तुलसी देवी ने। ठीक है, रो नहीं आगे बढ़ो, ये नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने, जो कि मूल रूप से तो अल्मोड़ा की थी, लेकिन इन्होंने पिथौरागढ़ में ये कार्य किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट भी आपने इसमें ध्यान रखना। देखो, एक बच्चे का कमेंट आया था कल की जो मिस्टेक हुई है शायद बोलने में या उच्चारण में या फिर लिखने में। तो जो भी आपका प्रश्न था कि कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन कोट द्वार में ही हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। और चौथा अधिवेशन हुआ था कहाँ? काशीपुर में, जो कि 1920 में हुआ था। और जो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था, काशीपुर अधिवेशन 1920, उसमें कुली बेगार आंदोलन का जो प्रस्ताव है पारित हुआ था। ठीक है, हालांकि लिखा मैंने सही था, हो सकता है उच्चारण में उसमें गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो। तो 1920 का काशीपुर अधिवेशन, उसमें ही जो कुली बेगार आंदोलन है उसका प्रस्ताव पारित हुआ था, काशीपुर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही जो खच्चर सेना है वो 1822 ही उसका राइट आंसर है। ठीक है, खच्चर सेना, हो सकता है पहले मिस्टेक हुई हो, तो खच्चर सेना 1822 में विकसित की थी। कुली बेगार जो प्रथा है उसके विकल्प के तौर पर, लेकिन वो असफल रही थी। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल ने इसको शुरू किया था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या हुआ था? लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनों ने, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनों ने क्या किया था? देखो, सर्वोदय के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वोदय के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और गांधी जी के एक विदेशी शिष्या और थे, मीरा बहन। गांधी जी के एक विदेशी शिष्या और थे, मीरा बहन। ठीक है, सरला बहन और मीरा बहन। मीरा बहन का मूल नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। ठीक है, मैडलिन स्लेड, कभी पूछ सकता है आपसे। मैडलिन स्लेड इनका मूल नाम था। ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। ठीक है, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। पशुलोक की स्थापना की थी। ठीक है, तो मीरा बहन की जो मूल नाम था क्या था? मैडलिन स्लेड। भी गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। और सरला बहन को प्रशासन ने अल्मोड़ा की खतरनाक व्यक्ति घोषित किया था। ठीक है, घोषित किया था। तो कुछ महिलाएं देखो आपने ध्यान रखनी है। एक तुलसी देवी, जिन्होंने लोग महिलाओं को रोजगार के लिए या फिर आत्मनिर्भर के लिए आगे बढ़ने को कहा। ठीक है, और मीरा बहन जो कि ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, कहां पर? कौसानी में। ये दोनों महात्मा गांधी जी की शिष्या थी। और अल्मोड़ा की खतरनाक व्यक्ति किसे घोषित किया गया था? सरला बहन को घोषित किया था। साथ ही जो 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका की घटना हुई थी, धारा 144 लागू होने के बावजूद वहां पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने, जिनमें देखो भागीरथी देवी थी, कुंती वर्मा थी, और साथ ही जो विष्णु देवी शाह है वो उसके नेतृत्व करता थी, रेवती देवी थी, ये क्या थी यहाँ पर शामिल हुई थी। इन्होंने वहां पर झंडा फहराया था और उसके विरोध में इन्हें, उसके दमन के लिए इन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए। साथ ही एक बागेश्वर में एक सभा भी हुई थी 1931 में। इसमें महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जहां पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था।
नशीले पदार्थों का विरोध, और साथ ही तीसरा जो इसमें टॉपिक था वो क्या था, खादी के प्रचार का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो उत्तराखंड संग्राम में महिलाओं की भूमिका से संबंधित है। ठीक है, बाकी देखो इससे मतलब जो प्रश्न आएगा आपका लगभग यहीं से प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर कुछ पत्रकारिता में आएगा, उत्तराखंड की पहली महिला संपादक कौन थी, वो जब हम पत्रकारिता देखेंगे वहां पर आ जाएगा, है ना। जहां पर हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वहां पर वो चीज कवर होती रहेगी। जैसे हमने कल टिहरी जिला पढ़ा था, तो उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन थी, तो वहां पर आ गया। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के फैक्ट हैं वो यहाँ पर आ गए, और जहां पर जो चीज आएगा उसको वहां पर कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, शिल्प सुधार आंदोलन। अगला है देखो, शिल्पकार सुधार आंदोलन। शिल्पकार सुधार आंदोलन। ठीक है, तो एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो सर्वोदय प्रचार से जुड़ी महिलाएं थी, है ना, जो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो महिलाएं थी, सगी बहनें, उनका नाम था कमला और बसंती, शायद वहां पर मैं लिखना भूल गया था उसको। देखो, कुमाऊं क्षेत्र में अस्पृश्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मतलब अस्पृश्यता जो है वो समाज में चली आ रही है। तो उत्तराखंड भी इससे छूटा नहीं है, उत्तराखंड में भी ये सारी चीजें देखने को मिली है पहले से ही। और जो निम्न वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो दलित लोग थे, उन्हें मतलब बहुत निम्न श्रेणी का समझा जाता था, तो उन्हें समाज में स्थान दिलाने के लिए, उन्हें समाज में उनकी थोड़ा पहचान दिलाने के लिए, ठीक है, उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए समय समय पर लोगों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है। तो उत्तराखंड में भी इसके लिए प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहला प्रयास किया गया था, देखो, खुशीराम आर्य ने 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया था। ठीक है, 1905 में खुशीराम आर्य द्वारा टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया था। ठीक है, का गठन किया गया था। धीरे धीरे फिर देखो और थोड़ा जागृति हुई, तो 1911 में 1911 में जो यहाँ पर थे हरि प्रसाद टमटा, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ठीक है, हरि प्रसाद टमटा के द्वारा दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, शिल्पकार शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था सर्वप्रथम दलितों के लिए। बाद में देखो सरकार ने कब स्वीकार किया शिल्पकार शब्द, 1921 में। ठीक है, 1921 में सरकार ने इसको स्वीकार किया, और 1932 में मान्यता प्राप्त हुई। 1921 में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, किसमें स्वीकार किया गया, सरकारी दस्तावेजों में या फिर सरकारी अभिलेखों में 1921 में स्वीकार किया गया, और 1932 में मान्यता दी गई। पूर्णतः मान्यता कब दी गई, 1932 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में अग्रणी भूमिका किसकी रही थी, किसकी रही थी, हरिप्रसाद टमटा की। ठीक है, इन्होंने समता नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी बाद में 1934 में अल्मोड़ा से, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था, हरिप्रसाद टमटा ने। कब, 1911 में किया था, और वहां से 1921 तक मतलब पूरे 10 साल लग गए उनको इस शब्द को सरकारी अभिलेखों में दर्ज करवाने में। और दर्ज उसके बाद भी इन्हें मान्यता पूरी तरह नहीं मिली थी। मान्यता, पूर्ण मान्यता कब मिली, 1932 में। ठीक है, तीनों फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला देखो, 1900 जो ये शिल्पकार टमटा सुधारणी सभा थी, यही 1913 में शिल्पकार सुधारणी सभा के रूप में अस्तित्व में आ गई। ठीक है, यही मतलब बाद में क्या बन गई, शिल्पकार सुधारणी सभा। ठीक है, आगे देखो, अगला है 1920 में लाला लाजपत राय नैनीताल आए थे। 1920 में लाला लाजपत राय कहाँ आए, नैनीताल आए। ठीक है, नैनीताल आए थे। यहाँ पर इनसे मुलाकात किसने की थी, खुशीराम आर्य के नेतृत्व में, और
इनके यानी कि लाला लाजपत राय के, ठीक है, इनके तथा खुशीराम आर्य के नेतृत्व में, आर्य के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा ठीक है, शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन किया गया था। आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन किया गया का आंदोलन हुआ। देखो होता क्या है ना, जब जागरूकता बढ़ती है समाज में तो हर किसी वर्ग को, जो भी दबा हुआ होता है, जो भी प्रताड़ित होता है, उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी आवाज उठानी चाहिए और कोई ना कोई लीडर निकलता है उनका, जो उनके लिए आवाज फिर आगे बढ़ाता है। देखो महिलाएं दब रही थी तो महिलाओं की आवाज उठाई, ठीक है। उत्तराखंड के लोग अंग्रेजों से दब रहे थे तो धीरे धीरे जागरूक हुए लोग, तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। कुली बेगार प्रथा से लोगों को परेशानी थी तो धीरे धीरे देखो उसका विरोध हुआ, लास्ट में उसको समाप्त किया। ऐसे ही जो दलितों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी समाज में, बहुत ज्यादा दयनीय थी, ठीक है। दलितों को मतलब यहाँ तक कि सवर्णों के सामने से गुजरने तक का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। कालांतर हालांकि बहुत बाद तक ऐसी चीजें, अभी आप 10 12 15 साल पहले पीछे चले जाएं, वहां तक का ये चीजें देखी गई हैं ना। आज भी कहीं कहीं जो बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाके वहां पर भी ऐसी चीजें आज भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं, जो छुआछूत इत्यादि है। हालांकि संवैधानिक रूप से वो उचित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है, ठीक है। लेकिन देखो प्रत्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है ना, आज भी क्या है, मौजूद है। तो जब इनका कहीं ये जब इन चीजों का शिकार हुए, इन्हें देखो काम है, हर जो भी निम्न काम है सब इन्हीं को करना है, सबसे ज्यादा काम ये कर रहे हैं, सब चीज ये कर रहे हैं, लेकिन समाज में इन्हीं का स्थान नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें जो व्यक्ति पढ़ लिख गए, ठीक है, जो थोड़ा समझदार हो गए, वो आगे बढ़े। उन्होंने फिर शिल्पकारों के लिए आवाज उठानी शुरू करी, दलितों के लिए आवाज उठानी शुरू करी, और उन्हें समाज में उच्च दर्जा, पहले इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत में आपने देखा होगा माऊ गढ़वाल क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत होता है ना, जिसे बोलते हैं जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार में जनेऊ पहनाई जाती है ना, तो इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ, ये अधिकार इन्हें दिलाया कि नहीं आप भी जनेऊ धारण कर सकते हैं। क्योंकि पहले से होता क्या था, देखो ऋग्वैदिक काल जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, भारतीय इतिहास, ऋग्वैदिक काल में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो कार्य है उसके आधार पर जाति का निर्धारण किया गया है, ठीक है। कार्य के आधार पर जो जो यज्ञ वगैरह कराएंगे वो क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है। जो रक्षा करने वाले हैं क्षत्रिय हैं, व्यापार इत्यादि करने वाले वैश्य हैं, और जो इन सब की सेवा करेंगे वो क्या है, शूद्र हैं। इस तरह से वहां पर कार्य के आधार पर उनका विभाजन किया गया ऋग्वेद में या फिर ऋग्वैदिक काल में। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, ठीक है, समय आगे बढ़ता गया, ये व्यवस्था क्या होगी, जाति आधारित व्यवस्था होगी। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, या फिर जो क्षत्रिय है उनका बेटा क्षत्रिय, इस तरह की जो प्रवृत्ति चली वो आगे को बढ़ती रही, है ना। तो अब जरूरी थोड़ा ना आज भी, मतलब जो भी चीजें हैं तो इनको कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एहसास हो गया कि ये इन्हें समाज में क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है। सवर्ण जाति के लोग इनको दबा रहे हैं, सबसे ज्यादा काम इनसे करवाया जा रहा है, ठीक है। और समाज में कोई स्थान भी नहीं, कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब उच्च स्थान तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा एहसास हुआ तो यहाँ से खुशीराम आर्य जी आते हैं 1905 में, उन्होंने टमटा सुधारिणी सभा की गठन करा, ठीक है, इसका गठन किया गया, और इनकी जो आवाज है, इनकी जो बातें हैं उनको सुनना शुरू किया कि हाँ इनकी भी कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, दलितों की कुछ समस्याएं हैं। उसके पश्चात देखो हरिप्रसाद टमटा जी को लगा कि दलितों के लिए शिल्पकार शब्द क्या रहेगा, उचित रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने शिल्पकार शब्द इन्हें दिलाया, जिसे 1921 में सरकार ने सरकारी अभिलेखों में स्वीकार कर लिया। 1932 में इसको मान्यता दी गई। फिर 1920 में देखो लाला लाजपत राय नैनीताल आए थे, यहाँ पर खुशीराम आर्य और लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एक बड़ी सभा शिल्पकारों की आयोजित हुई, जिसमें उनके द्वारा जनेऊ धारण करने और आर्य नाम स्वीकार करने के संबंध में क्या किया, आंदोलन किया गया।
इसके पश्चात देखो 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन हुआ था। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन कहाँ, अल्मोड़ा में हुआ। ठीक है, देखो धीरे धीरे प्रयास हो रहा ना, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। हमें स्वतंत्रता मिली तो कितना 1857 के पश्चात लड़ते लड़ते 1947 यानी कि 90 साल लग गए उसमें। तो धीरे धीरे देखो चीजें सुधर रही हैं। ऐसे 1935 में श्रीनगर में यानी कि गढ़वाल में, ठीक है, श्रीनगर में दलितों की बड़ी सभा एक आयोजित की गई थी। ठीक है, शिल्पकारों की बड़ी सभा आयोजित की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, C.H. चौफिन ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहा हूं। और आज आपका कोई होमवर्क नहीं, देखो आपका होमवर्क यही है, आपने सारा पुराना रिवीजन करना है, सारी चीजें आपने रिवाइज करनी है, क्योंकि जो आपका 12 तारीख का पेपर होगा, प्रयास करिएगा कि उसको सीरियसली लें और अच्छे से दें। पेपर में बहुत अच्छा आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है जिला दर्शन सीरीज नहीं आ पा रही, तो उसके लिए देखो यार, मैं अभी आपके लिए पेपर भी तैयार कर रहा हूँ, और जिला दर्शन तो टाइप करना पड़ता है। ठीक है, पेपर भी टाइप करना है, जिला दर्शन भी। तो आज देहरादून जिला आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि वो टाइप में कर चुका हूँ, लेकिन पेपर भी मुझे टाइप करना है, इसलिए मुझे उसके लिए भी समय चाहिए। ठीक है, हो सकता है कल आपका अल्मोड़ा जिला या फिर अन्य जिला आए या फिर न भी नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पेपर भी आपके लिए तैयार करना है, परसों आपका पेपर करवाना है, तो अभी कुछ ही प्रश्न उसके बन पाए हैं। ठीक है, वो भी तैयार करना, तो इसलिए जिला दर्शन हो सकता है ना आ पाए कल की। आज लेकिन देहरादून का पक्का आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत हुई। डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन ये किसने शुरू किया था, जयानंद भारती ने। ठीक है, जयानंद भारती, डोला पालकी आंदोलन, जयानंद भारती, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, पौड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, पौड़ी के 1930 में ही हुआ था, 1930 के लगभग ये आंदोलन हुआ था। इसमें हुआ क्या था, देखो मतलब मुख्यतः ये था, जो सवर्ण थे यानी कि जो समाज में उच्च वर्ग के लोग थे, उनके जो दूल्हे थे उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो शिल्पकार थे, जो दलित थे, उनके जो दूल्हे हैं उनको सवर्णों से कम अधिकार प्राप्त थे, है ना। तो मुख्यतः मतलब उसी के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसके अंतर्गत यही था कि जो दलित दूल्हे हैं उन्हें भी सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं। ठीक है, इसलिए डोला पालकी आंदोलन शुरू हुआ था। पौड़ी में इसकी शुरुआत की थी जयानंद भारती ने 1930 में। ठीक है, और उद्देश्य क्या था, देखो शिल्पकार दूल्हों को सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार दिलाना क्या था, इसका उद्देश्य था। शिल्पकार दूल्हों को सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार दिलाना। ठीक है, क्या था इनका उद्देश्य था। इसके पश्चात देखो 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ था। 23 फरवरी 1941 लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन। ठीक है, डोला पालकी सम्मेलन हुआ था। साथ ही 1930 में लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1930 लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना, अमन सभा की स्थापना भी यहां पर हुई थी। अब इसके अलावा हम देखते हैं अन्य जो फैक्टर क्या क्या हुए हैं इसके मध्य। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। जो शिल्पकार सुधार आंदोलन है, इसके संबंध में सारे फैक्टर क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1930 से 1942 में अन्य क्या क्या घटा। टुकड़ों टुकड़ों में हम देख रहे हैं। देखो शिल्पकार आंदोलन हमने इस बीच में देख लिया, इस बीच में हमने महिलाओं की भूमिका देख ली है, इस बीच में अब हमारा जो टॉपिक रहा है अन्य चीजें क्या क्या हुई,
और भी तो कुछ घटित हुआ होगा, है ना। तो उस चीज में 1930 से 1942 में क्या घटित हुआ, इसको देखते फिर 1942 का हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से जो हमारा रहेगा टॉपिक अगला। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था देखो यहाँ पर 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना। 1937 चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना। ठीक है, किसने की थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने, शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी किसकी स्थापना, गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। 1930 में दुगड्डा में, 1930 में दुगड्डा में विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजित की गई। ठीक है, विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, गोविंद वल्लभ पंत ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही देखो 1935 में जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। 1935 में जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में क्या रहे थे, बंद रहे थे। ठीक है, ये दूसरी जेल थी अल्मोड़ा की। पहली जेल कब बनी थी, 1816 में जो बनी थी वो हमने पढ़ी थी। ये दूसरी जेल थी जब 1872 में ये जेल बनी थी जिसमें नेहरू जी बंद रहे थे। ये जेल कब बनी थी, 1872 में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1872 में जेल बनी थी। इसके अलावा देखो 1936 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना। 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना। ठीक है, कई सारी किताबों में देखो आपको 1938 भी मिलेगा, लेकिन सही आंसर इसका 1936 ही है। आयोग ने हाल ही में समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा था, वहां पर आयोग ने इसका उत्तर 1936 ही सही दिया है। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली में 1936 में हुई थी। आर के प्री में ये सवाल आपको मिला था 20 मार्च 1938 को। 20 मार्च 1938 को दिल्ली में एक पर्वतीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुई पर्वतीय सम्मेलन में, ठीक है, दिल्ली में हुए पर्वतीय सम्मेलन में उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे और उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे और किसने हिस्सा लिया था, साथ ही श्रीदेव सुमन ने हिस्सा लिया था। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने हिस्सा लिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर 1936 में जेएल नेहरू यहाँ आए थे, गढ़वाल में दुगड्डा आए थे। ठीक है, 1936 में नेहरू कहाँ आए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दुगड्डा आए थे। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इधर का मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बाकी हम लिखते रहते हैं आगे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू था, विजय लक्ष्मी पंडित। 1938 में जेएल नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित ये कहाँ आई थी, श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुई थी। ठीक है, श्रीनगर में आयोजित सम्मेलन में शामिल हुई थी। शामिल हुई थी, ध्यान रखिएगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू तथा विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ हुई थी, श्रीनगर में शामिल हुई थी। अब उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह
ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1940 में। कहां से शुरू हुआ था? पवनार से। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। और उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे उसमें? जवाहरलाल नेहरू। ये हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत में। लेकिन उत्तराखंड में इसका क्या असर रहा, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है। प्रथम सत्याग्रही जो इसमें थे विनोबा भावे थे, और साथ ही अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। तो राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन थे इसमें? जगमोहन सिंह नेगी। राज्य के प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है। राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन थे इसमें? जगमोहन सिंह नेगी थे। और साथ ही स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला कौन थी? स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला, ये कौन थी? भागीरथी देवी। ठीक है। भागीरथी देवी थी जिन्होंने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। इसके अलावा देखो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए गढ़वाल में इसकी एक बैठक हुई थी। ठीक है। गढ़वाल में डाडा मंडी में एक बैठक हुई थी। गढ़वाल में डाडा मंडी में बैठक आयोजित हुई। ठीक है। बैठक यहां पर आयोजित हुई। कहां? गढ़वाल के डाडा मंडी में आयोजित हुई थी। तो यहां पर निर्णय लिया गया कि यहां पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह उसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या होगी। ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ के प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? जगमोहन सिंह नेगी। आगे देखते हैं। देखो ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन है? प्रताप सिंह नेगी। ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन है? प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी। ठीक है। उसके अलावा देखो जगमोहन सिंह नेगी, इस दौरान गिरफ्तार कौन कौन किए गए थे? जगमोहन सिंह नेगी, जगमोहन सिंह नेगी और साथ ही थान सिंह रावत। थान सिंह रावत व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या क्या असर रहा है। यहाँ पर राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी थे। और स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला कौन थी? भागीरथी देवी। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी विनोबा भावे ने की थी अक्टूबर 1940 में पवनार से। ठीक है। और उसके पश्चात पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कौन थे? विनोबा भावे ही थे। और उसके पश्चात उसमें दूसरे कौन जुड़े थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उत्तराखंड के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हो जाएगा। ठीक है। प्रथम सत्याग्रही नहीं, राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। साथ ही 1940 में देखो गढ़वाल में डाडा मंडी में एक बैठक आयोजित होती है कि कैसे यहाँ पर इसका संचालन होगा। ठीक है। कोई भी यदि व्यवस्था शुरू होती है तो उसके लिए बैठक अनिवार्य होती है। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन रहे थे? प्रताप सिंह नेगी और जगमोहन सिंह नेगी और थान सिंह रावत इस दौरान गिरफ्तार किए गए थे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तराखंड। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तराखंड। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड में क्या प्रभाव रहा है इसका, हम ये देखेंगे। ठीक है। चर्चा करेंगे उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था?
9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था और इसके दमन के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। मतलब जैसे ही शुरुआत हुई तो जो भी प्रमुख नेता थे इसमें उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। मतलब भरपूर दमन अंग्रेजों ने इसका किया था। तो उत्तराखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला यहाँ पर। उसके पश्चात जगह जगह पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रही, कहीं पर सभाएं आयोजित हुई, कहीं पर कुछ। तो वही चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में घटित हुई थी। इसका पहला प्रभाव अल्मोड़ा में देखा गया था 9 अगस्त 1942 को। पहला प्रभाव 9 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में देखा गया। ठीक है, अल्मोड़ा में देखा गया जब, और यहाँ पर नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में बीडी पांडे ने भाषण दिया था। ठीक है, जहां नंदा देवी प्रांगण में जो मंदिर है, बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। ठीक है, यहीं से शुरू हो गया था कि यहाँ पर अब कुछ ना कुछ आंदोलन के लिए शुरुआत हो चुकी है। फिर देखो 18-19 अगस्त 1942 में एक देघाट आंदोलन हुआ। देघाट आंदोलन 1942 में हुआ था, अगस्त में। ठीक है, यदि डेट पूछता तो कहीं पर 18 दिए, कहीं पर 19 दिए, इसलिए ठीक है दोनों डेट ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसी कभी डाउटफुल डेट पूछी नहीं जाती है। किसी किताब में देखो 18 दे रखी है, कहीं पर 19 दे रखी है, तो दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा, 18 या 19 अगस्त में से एक डेट में देघाट आंदोलन हुआ था। कब? 1942 में। ठीक है, कहीं 18 है तो कहीं 19 है। इसने क्या किया था? पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। यहाँ पर क्या हुआ था? पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। ठीक है, आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या कर दिया? उन पर गोलियां चला दी। और इस गोलीबारी में हरि कृष्ण और हीरामणि क्या हो गए? दो व्यक्ति शहीद हो गए। ठीक है, हरि कृष्ण, हीरामणि, दो शहीद यहां पर हो गए। ठीक है, मतलब देघाट में जो जनता अपना शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रही थी, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी, पुलिस ने उन पर क्या किया? गोलियां चला दी। गोलियां चलाने से क्या हुई? मतलब जो आंदोलनकारी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, उसमें प्रतिभाग यहाँ पर कर रहे थे उसको, ठीक है, उसको मतलब आगे बढ़ा रहे थे, उनमें पुलिस ने गोलियां चलाई और यहाँ पर दो आंदोलनकारी थे, हरि कृष्ण और जो हीरामणि है, ठीक है, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, यानी कि शहीद हो गए। इसके पश्चात एक आंदोलन होता है सालम आंदोलन, सालम कांड। सालम कांड ये धामदेव में हुआ था। ठीक है, धामदेव, धामदेव जो कि सालम में पड़ता है। ठीक है, जयंती के आसपास ये आता है, सालम, सालम जयंती के आसपास धामदेव पड़ता है, सालम कांड। ये कब होता है? 25 अगस्त 1942 को। 25 अगस्त 1942 को ये हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? टीका सिंह व नरसिंह धानक क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है, टीका सिंह प्लस नरसिंह धानक यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आंदोलनकारियों और पुलिस के मध्य क्या हुआ था? पथराव इत्यादि हुआ था, तो उसमें टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे। तीसरी सबसे बड़ी जो घटना थी सल्ट कांड, सल्ट की घटना। ठीक है, सल्ट कांड यानी कि जो कि कहाँ हुआ था? खुमाड़ में। कहां पर हुआ था? खुमाड़ में, जो कि 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? खुमाड़ में। यहाँ पर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, उनकी सभा में, आंदोलनकारियों की सभा में, आंदोलनकारियों की सभा में जॉनसन द्वारा, जो वहां पर तत्कालीन था, ठीक है, जॉनसन, जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था जॉनसन, जो यहाँ पर लीड कर रहा था, ठीक है, कमांडर था जॉनसन के आदेश पर, जॉनसन के आदेश पर, ठीक है, जो कि सेना को लीड कर रहा था, आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी गई। ठीक है, आंदोलनकारियों पर, आंदोलनकारी लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर गोलियां चला दी गई, गोलियां चला दी गई, जिसमें 4 व्यक्ति शहीद हुए थे। इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? देखो, एक थे इसमें गंगाराम खीमादेव,
गंगाराम और खीमादेव, ठीक है, ये दो शहीद हुए। साथ ही चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये दो घायल हुए लेकिन बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए, ठीक है, जिसमें से गंगाराम और खीमादेव कहते सगे भाई थे। क्या थे? सगे भाई थे। तो ये प्रश्न कभी कभी एक बार पूछा गया था, कौन दो सगे भाई शहीद हुए थे सल्ट कांड में, कौन हुए थे? गंगाराम और खीमादेव। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। सल्ट आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? कुमाऊं का बारदोली। सल्ट आंदोलन को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई थी। एक होता है देघाट आंदोलन, आंदोलन जो कि 18 या 19 अगस्त में से एक तिथि में 1942 में हुआ है। ठीक है, तो डेट आपसे नहीं पूछ जाएगी, हो सकता है ऐसे पूछ ले आपसे। अगस्त 1942 देघाट आंदोलन। पुलिस ने क्या किया? जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई, जहां पर हरिकृष्ण और हीरा मणि रतुड़ी, ठीक है, हीरा मणि दो यहाँ पर शहीद हो गए थे। अगले देखो सालम कांड, जो कि धामदेव सालम में हुआ था, जयंती में ये पड़ता है 25 अगस्त 1942 को। यहाँ पर टेका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए थे। पत्थरबाजी हुई, मतलब पुलिस और जो आंदोलनकारी थे उनके मध्य पथरावबाजी हुई, उसमें ये दोनों शहीद हो गए। तीसरा देखो सल्ट कांड, जो कि खुमाड़ में हुआ था। कब? 5 सितंबर 1942 को। कहाँ हुआ था ये? खुमाड़ नामक स्थान में, सल्ट में हुआ था। यहाँ पर आंदोलनकारियों की एक सभा चल रही थी, जिसमें जॉनसन जो कि कमांडर था, उसके आदेश पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी गई। ठीक है, और जो आंदोलनकारी थे उनमें गंगाराम, खीमादेव दो सगे भाई थे, और चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये शहीद हो गए। और साथ ही इस सल्ट आंदोलन को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा है। अब क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं का जनरल डायर किसे कहा जाता है? जॉनसन को। कुमाऊं का जनरल डायर, ठीक है, किसको कहा जाता है? इस जॉनसन को कुमाऊं का जनरल डायर भी कहा जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान। मतलब ज्यादा फैक्ट नहीं है। अब हम कल जो चर्चा करेंगे क्लास में, उसमें हम देखेंगे टिहरी राज्य आंदोलन और उत्तराखंड में पत्रकारिता। ठीक है, दोनों क्लास, क्योंकि टिहरी राज्य आंदोलन भी आधी क्लास लगभग वो होगा, उसके पश्चात पत्रकारिता, और परसों अगली जो क्लास आएगी उसमें उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, 2 से 3 क्लास नहीं, राज्य निर्माण आंदोलन से पहले ब्रिटिशकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कुछ शब्दावलियां हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भूमि कैसे थी, वन नियम क्या क्या थे, कौन कौन से नियम नए आए थे, वनों पर कैसे प्रतिबंध, लेसा टिपान कब शुरू हुआ, क्या उद्यान कब शुरू हुआ, ये सब चीजें भी देखनी है, तो अगली क्लास उसकी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले टिहरी राज्य आंदोलन और उत्तराखंड में पत्रकारिता या फिर स्वतंत्रता संग्राम में या फिर उत्तराखंड जागरूकता में पत्रकारिता का योगदान किस तरह से रहा है, वो सारी चीजें भी हमने अभी देखनी है। तो आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान। आजाद हिंद फौज, ठीक है, इसमें उत्तराखंड का योगदान क्या क्या रहा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसमें देखो इसका गठन किसने किया था? 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज जो कि 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने गठित की थी। इसमें देखो एक तो चंद्र सिंह नेगी शामिल थे उत्तराखंड से, चंद्र सिंह नेगी, ठीक है, उत्तराखंड से शामिल थे। सिंगापुर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल था आजाद हिंद फौज का, उसके कमांडर कौन थे? चंद्र सिंह नेगी। अभी प्रश्न बना हुआ था आरओ में, चंद्र सिंह नेगी, मतलब ऐसे प्रश्न बना हुआ था, निम्न में से कौन से व्यक्ति आजाद हिंद फौज से संबंधित रहे थे? आप लोग यकीन ना हो तो पेपर देख लीजिएगा, वहां पर चंद्र सिंह नेगी संबंधित रहे थे। ठीक है, अगले देखो देव सिंह दानू, देव सिंह दानू, ठीक है, ये किससे संबंधित थे? अंगरक्षक बटालियन के कमांडर, अंगरक्षक बटालियन के कमांडर। ठीक है, अंगरक्षक बटालियन के कमांडर कौन थे? देव सिंह दानू थे। तीसरे हैं देखो पितृशरण रतुड़ी, यानी कि पीसी रतुड़ी, पितृशरण रतुड़ी, इन्हें पीसी रतुड़ी भी आपको कहीं कहीं पर इनका नाम मिल सकता है। ठीक है, शॉर्टकट में पीसी रतुड़ी। ये सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर थे। ये प्रश्न एक बार बना हुआ था। ठीक है, सुभाष रेजिमेंट की
प्रथम बटालियन के कमांडर। कौन थे? पितृशरण रतुड़ी। साथ ही इन्हें जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने सरदार ए जंग की उपाधि दी थी। सरदार ए जंग की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, ये सब उत्तराखंड के हैं इसलिए इन्हें लिखा नहीं क्योंकि ये सब क्या है उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बाकी आजाद हिंद फौज में तो कई सारे सैनिक थे। ठीक है, लेकिन जो उत्तराखंड के सैनिक जो प्रमुख पदों पर थे उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल्स की 2/18 5/18 बटालियन जो थी किसमें शामिल हो गई? आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल्स की 2/18 और 5/18 जो बटालियन है वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। और इतना ज्यादा इसमें सैनिकों का, उत्तराखंड के सैनिकों का मतलब इसमें योगदान था कि इसकी कुल सैनिक संख्या के 12% सैनिक, ठीक है, कहां से थे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। उत्तराखंड से संबंधित थे। कहां? किसके? आजाद हिंद फौज के। आजाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक थे उसके कुल 12% सैनिक कहां से थे? उत्तराखंड से थे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो आजाद हिंद फौज में ये प्रश्न एक बार बना हुआ। ठीक है, सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर कौन थे? पितृशरण रतुड़ी। चंद्र सिंह ने की अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से प्रश्न लगातार बनता है। हो सकता है आपसे अगली बार पूछ ले कि गढ़वाल राइफल्स की कौन सी बटालियन आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? 2/18 और 5/18। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। बाकी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क है आज मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं, आपने केवल रिवीजन करना है और कुछ चीजें आप लोग ये देख सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम योगदान, वहां पर पत्र पत्रिकाओं का जो योगदान था वो आपने देखना है। और साथ ही एक चीज यदि आप कवर कर सकते हैं, मैंने भी हालांकि देखो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा रखा है मैंने, वो है भारत के गवर्नर जनरल प्लस वायसराय। ठीक है, इसको आप लोग, मैंने पहले ही करा रखा है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसको तैयार करिए। यहाँ से लगातार हर पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ से बहुत डीपली, ये आपको होमवर्क है यदि आप चाहें। ठीक है, आप चाहें तो किताबों का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन देखो ल्यूसेंट में पर्याप्त आपको नहीं मिलेगा, या फिर किताबों में आपको उतना पर्याप्त नहीं मिलेगा। उसके लिए जो मैंने करवा रखा है वो 3-4 किताबों का निचोड़ है, तो बहुत सारे तथ्य उसमें मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। वहां से आप लोग इसको देख के नोट कर लीजिए। 20-20 मिनट की क्लासें हैं, 5-6 क्लासें, तो एक ही दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। यदि आप इसको समझ गए एक बार, वायसराय और गवर्नर जनरल को, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो कम से कम आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि जैसे उत्तराखंड यहाँ पर समाप्त होता है, हम यहाँ पर पॉलिटी शुरू करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री। बाकी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, शब्दावलियां हैं और जो लोकोक्ति हैं, इसके लिए बीच बीच में मैं आपको अतिरिक्त क्लास दूंगा, है ना। ये जो डेली क्लास है इसमें हम जीएस शुरू करेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति वहां पर मैं आपको अतिरिक्त क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, जैसे हफ्ते में 2 क्लासेस आपको दे दूंगा, उसके लिए आपको समय भी बता दूंगा कब मिलेगी क्या मिलेगी, उस हिसाब से हम उसको देते रहूंगा। आप लोगों को मैटर कवर होता रहेगा और परीक्षा तक यकीन मानो आप लोग 70% से ऊपर हम सिलेबस कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी 8-10 टॉपिक मैं आपको करा दूंगा पुनः से, है ना। 25 फरवरी आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले तो देखो आप लोग अपना फिजिकल देने जाइए, जिसका परसों 12 तारीख को फिजिकल, आप लोग 13 को पेपर कर लीजिएगा, 14 को कर लीजिएगा। बाध्यता नहीं है कि आप 12 को ही करिए, लेकिन ईमानदारी से करिएगा घर पर। ठीक है, ईमानदारी से करिएगा, ज्यादा से ज्यादा तुक्के बिल्कुल नहीं मारने आपने, और कोशिश करने की उसमें आपकी एक्यूरेसी रहे, अच्छी रहे। ठीक है, 20 नंबर भी आए कोई दिक्कत नहीं, आप नई तैयारी में हो, यदि 100 में से 20 नंबर आप ला रहे हो मतलब आपने 20% कवर कर लिया है, लेकिन वो बिना तुक्के वाला होना चाहिए। ठीक है, तुक्का मार के 40 लाओगे तो वो आपकी तैयारी का आकलन नहीं होता। तैयारी का आकलन तभी होता है जब आप ईमानदारी से जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करिए। हालांकि जो चीजें मैंने नहीं भी पढ़ाई उससे बाहर भी उसमें कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ताकि मैं उसके माध्यम से आपको अन्य चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं उसमें कुछ प्रश्न ऐसे अतिरिक्त भी डाल रहा हूँ। साथ ही हिंदी में पर्यायवाची तद्भव तत्सम जो मैंने आपको बताया वहां से प्रश्न आपको मिलेगा, मुहावरे मिलेंगे आपको। ठीक है, हर चीज आपको उसमें शामिल में
करके देने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा। होमवर्क में आप इसको तैयार कर लीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, यहाँ से लगातार प्रश्न बनता है, ठीक है, आगे भी प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा। साथ ही इसको यदि आप तैयार करते हैं तो आपको आधुनिक भारत पढ़ने में इसमें मदद भी मिलती है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे टिहरी राज्य आंदोलन, साथ ही पत्रकारिता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।